हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद हैं या सर्वनाम की कितनी संख्या हैं, इसके बारे में आज हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो सबसे पहले अगर हम सर्वनाम की संख्या की बात करते हैं तो सर्वनामों की संख्या 11 है, जिनके नाम इस प्रकार से हैं: मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। ये वो 11 सर्वनाम है जो मैंने आपको यहाँ बताया। अब सर्वनाम के जो भेद हैं वो 6 हैं। सबसे पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड निजवाचक सर्वनाम, थर्ड प्रश्नवाचक सर्वनाम, फोर्थ संबंधवाचक सर्वनाम, फिफ्थ निश्चयवाचक सर्वनाम और लास्ट है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये तो हुए सर्वनाम के 6 प्रकार। अब इन प्रकारों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। वैसे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि पुरुष इसमें शब्द दिया है तो पुरुष मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि किसी पुरुष से, किसी आदमी से मतलब होगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द व्यक्ति विशेष, अब व्यक्ति विशेष में कोई स्त्री भी हो सकती है और कोई पुरुष भी हो सकता है। तो जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति विशेष को संबोधित करता है या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बताता है, वह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसके भी 3 प्रकार हैं। फर्स्ट है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और थर्ड अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल के लिए, मैंने तुमसे कहा कि वह कल आएगा। अब इसमें जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो है मैंने, तुमसे भी है। इसमें तीनों ही पुरुषवाचक का वर्णन किया गया है। जो मैंने है वो भी आपका सर्वनाम है और तुमसे भी इसी के एक प्रकार का शब्द है और वह भी इसी के अंतर्गत आएगा। अब इन तीनों के बारे में हम जब डिटेल से जानेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस वाक्य में तीनों सर्वनाम शब्दों का उदाहरण किस प्रकार से आया है। तो फर्स्ट है आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है ना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता मीन्स बोलने वाला या लेखक लिखने वाला, यानी कि जो काम कर रहा है वो जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग स्वयं अपने लिए करता है वो आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे देखिए उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा, मैं कल घर आऊँगा। इसमें जो मैं शब्द है वो किसके लिए आया है? जो स्वयं बात कह रहा है कि मैं कल घर आऊँगा, घर जाऊँगा की बात कौन कह रहा है? कोई वक्ता है, कोई बोलने वाला है, वो स्वयं अपने लिए कह रहा है कि मैं कल घर जाऊँगा। क्लियर? सेकंड है हम दिल्ली जाएंगे। इस वाक्य में भी जो हम शब्द है वो आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि ये वक्ता के लिए या बोलने वाले के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा प्रकार है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जो आपका फर्स्ट वाला था वो वक्ता के लिए था। अब इसमें देखते हैं मध्यम पुरुषवाचक किसके लिए प्रयोग किया जाएगा। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है। श्रोता मीन्स सुनने वाला। आप इसको इस तरह से समझ लीजिए जैसे कि दो लोग हैं, दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, एक वक्ता बोलने वाला और दूसरा जो उसकी बात को सुन रहा है वो श्रोता सुनने वाला। तो यहाँ मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाले के लिए नहीं बल्कि जो दूसरे की बात को सुन रहा है, जो श्रोता है, जो सुन रहा है, वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जैसे तुम घर कब आओगे। अब इसमें सर्वनाम शब्द है तुम। ये किसके लिए कहा जा रहा है?
क्या जो वक्ता है, जो बोल रहा है, वो खुद अपने लिए कह रहा है? नहीं, जो वक्ता है वो सामने वाले से कह रहा है, सुनने वाले से कह रहा है। जब दो लोगों में बातचीत हो रही है तो पहला वाला दूसरे से कह रहा है कि तुम घर कब आओगे। तो ये इससे तुम शब्द से स्पष्ट हो रहा है कि ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिए, आप भोजन कर लें। यहाँ पे भी सेम वही स्थिति है। जो आप शब्द है अपने लिए नहीं है बल्कि दूसरे के लिए है, सुनने वाले के लिए है, जिससे हम बात कर रहे हैं। आप शब्द उसके लिए है कि आप भोजन कर लें। अब चूंकि ये श्रोता के लिए है इसलिए ये आप शब्द भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के लिए आएगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा दोनों सर्वनाम कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में किस प्रकार के शब्द आते हैं। उत्तम पुरुषवाचक में वो शब्द आते हैं, वो सर्वनाम शब्द आते हैं जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे मैं, हम। और मध्यम पुरुष में वो शब्द आते हैं जो सुनने वाले के लिए या सेकंड पर्सन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे तुम और आप आदि। अब देखिए तीसरा प्रकार है इसका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब अन्य पुरुष, इसे आप यहाँ से समझ सकते हैं। अन्य मतलब थर्ड पर्सन के लिए कहा जा रहा है। देखिए दो चीज़ें आपने पढ़ी इससे पहले, एक वक्ता और दूसरा श्रोता। अब जो तीसरा है अन्य पुरुषवाचक, जब दो लोग मिलते हैं तो जब तीसरे की बात करते हैं तो वही आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। देखिए इसकी परिभाषा में भी लिखा है कि वक्ता या श्रोता जिस अन्य व्यक्ति के संबंध में बात करता है उस व्यक्ति के लिए प्रयुक्त शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यही चीज़ मैंने आपको अभी बताई है कि अन्य पुरुष से ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अन्य किसी तीसरे के लिए प्रयोग किया गया शब्द है। अर्थात दो लोग जब किसी अन्य के विषय में बात करते हैं, किसी तीसरे के विषय में बात करते हैं, तो उस तीसरे व्यक्ति के लिए या अन्य व्यक्ति के लिए जो भी शब्द प्रयोग किया गया होगा वो आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे वे कौन थे, इसमें आपका जो वे शब्द है, वे जो सर्वनाम शब्द है, वे आप किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? किसी तीसरे के लिए। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि वे कौन थे। जो अभी अभी गए हैं उसमें से वे कौन थे, जो बीच में थे, या कुछ भी हम कह सकते हैं। तो वे कौन थे, इससे स्पष्ट हो रहा है कि किसी थर्ड पर्सन के लिए बात हो रही है, तो इसलिए ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण देखिए, वह कब आया। अब यहाँ पे ये वे कौन थे में वे, और यहाँ पे वह कब आया। अब वह क्या है? मैं या आप के लिए नहीं है बल्कि किसी तीसरे के लिए कहा जा रहा है कि वह कब आया। जो अभी अभी यहाँ से उठकर गया है वह कब आया, या जिससे मैं अभी बात कर रही थी वह कब आया। कुछ भी हो सकता है सेंटेंस को अगर पूरा किया जाए, लेकिन यहाँ केवल सर्वनाम को प्रदर्शित करने के लिए इतना ही है कि वह कब आया। यानी कि ये जो वह शब्द है किसी थर्ड पर्सन के लिए कहा गया है, किसी अन्य पुरुष के लिए कहा गया है, इसलिए ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसके बाद देखिए, उसने निर्मल को क्यों मारा। उसने, जो उसने शब्द है ये भी किसी तीसरे के लिए ही प्रयोग किया गया है कि उसने निर्मल को क्यों मारा। तो अब चूंकि उसने किसी थर्ड पर्सन के लिए किया गया है, किसी अन्य पुरुष के लिए किया गया है, किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया गया है, इसलिए जो उसने शब्द है ये भी आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। अब ये तो हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद। सबसे पहला आपने पढ़ा था आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके भी तीन प्रकार थे, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब दूसरा नंबर है, या जो सेकंड प्रकार है, वो है आपका निजवाचक सर्वनाम। इसको आप देख करके ये पहचान सकते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा होगा। निज शब्द का अर्थ होता है अपना या स्वयं के लिए, अपने खुद के लिए। देखिए इसमें क्या है कि वक्ता या लेखक जब अपने लिए आप या अपने आप या स्वयं शब्द का प्रयोग करता है तब वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। अभी क्लियर नहीं हुआ होगा आपको। इसमें यही चीज़ बताई गई है कि जब बोलने वाला या लेखक, वक्ता या लेखक
जब अपने लिए आप शब्द का प्रयोग करता है, या अपने लिए अपने आप शब्द का प्रयोग करता है, या अपने लिए स्वयं शब्द का प्रयोग करता है, तब वह निजवाचक, निज शब्द का अर्थ ही होता है अपना, निज माने अपना या स्वयं का, तब वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे अब इसके जो उदाहरण होंगे उसमें 2 या 3 शब्द ये ज़रूर आएंगे, या तो आप आएगा, या अपने आप आएगा, या फिर स्वयं आएगा। देखिए उदाहरण से आपको और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे लिखा है, मैं स्वयं ही आ रहा था। अब इसमें निज, अपने लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? वैसे तो मैं कौन सा सर्वनाम है? अगर आपको ये 3 सर्वनाम के प्रकार समझ में आ गए होंगे तो ये समझ में आ रहा होगा कि मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, और स्वयं आपका निजवाचक, स्वयं अपने लिए प्रयोग किया गया है। मैं स्वयं ही, मैं खुद ही आ रहा था, तो यहाँ पर स्वयं जो शब्द है अपने लिए, निज के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए ये आपका निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट देखिए, मैं अपने आप काम कर लूँगा। इसमें आपका अपने आप, अगर इसकी जगह खुद होता तो भी आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाता खुद। अब यहाँ खुद की जगह, स्वयं की जगह शब्द लिखा है अपने आप। मैं अपने आप काम कर लूँगा, जो अपने आप शब्द है वक्ता के लिए ही आया है, मैं के लिए ही आया है, तो इसलिए अपने आप आपका निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। आगे देखिए, तीसरा प्रकार है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये आपका शब्द से ही स्पष्ट हो रहा होगा, यानी कि जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसमें लिखा भी है कि प्रश्न पूछने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसमें बस ये ध्यान रखना है आपको कि जो प्रश्नवाचक शब्द हैं वो हमेशा सर्वनाम के स्थान पर होने चाहिए। देखिए उदाहरण देख लीजिए पहले, कौन शोर मचा रहा है। इसमें जो कौन शब्द है, प्रश्न कौन शब्द के द्वारा ही प्रश्न हो रहा है, और कौन शब्द चूंकि सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किया गया है इसलिए जो कौन है वो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सेकंड है आपका किसने इसको मारा। जो किसने है, सबसे पहले किसने प्रश्न भी है और सर्वनाम की जगह भी प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए किसने आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। थर्ड एग्जाम्पल है, वह क्या खाएगा। वह, देखिए सर्वनाम है। अब क्या जो शब्द है ये आपका प्रश्न कर रहा है। वह क्या खाएगा, चूंकि ये भी सर्वनाम के लिए ही प्रश्न कर रहा है कि वह क्या खाएगा, तो ये भी आपका क्या शब्द आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो ये आपके 3 प्रकार हो गए। फर्स्ट आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड निजवाचक सर्वनाम, थर्ड प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके बाद आपका फोर्थ प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम को समझना भी बहुत आसान है, जैसा कि इससे भी आप अगर शब्द को समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जिस वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ जब कोई संबंध प्रकट किया जाता है तो संबंध प्रकट करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है वही संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंध से ही ये चीज समझ में आ रही है कि इसमें सर्वनाम शब्दों के द्वारा वाक्य में एक दूसरे का संबंध स्थापित किया जाता है। आइए इसको देख लेते हैं कि किस तरह से संबंध स्थापित हो रहा है। जिसका काम ऊंचा उसका नाम ऊंचा। यहाँ पे वाक्य में जो संबंध है वो किन किन शब्दों के द्वारा बन रहा है। जिसका सर्वनाम शब्द है, उसका, इसकी जगह, इन दोनों सर्वनाम की जगह किसी का नाम भी हो सकता था, है ना। तो अब चूंकि नाम की जगह ये शब्द प्रयोग किए गए हैं और इनका एक दूसरे से संबंध है जिसका और उसका,
जैसा वैसा। इसलिए यहाँ पर चूंकि यह पूरे वाक्य का संबंध इन दो शब्दों के द्वारा ही निकल रहा है, सेंटेंस पूरा इन दो शब्दों के द्वारा ही हो रहा है और ये पूरे वाक्य का एक संबंध बना रहे हैं, इसलिए ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए, जो कहा गया है वही करो। जो कहा गया है वही, जो के साथ वही, ये दोनों ही सर्वनाम शब्द इस वाक्य को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं। अब अगर इन दोनों को हटा दें तो आपका वाक्य क्या बनेगा? कहा गया है करो, क्या ये सार्थक सेंटेंस है, सार्थक वाक्य है? नहीं। अब यहाँ पे ये दोनों सर्वनाम शब्द ऐसे हैं कि ये दोनों वाक्यों को आपस में एक दूसरे से संबंध स्थापित करते दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये आपके संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम भी आपका नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अर्थात जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं, निश्चित वस्तु का ज्ञान कराते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चय से ही स्पष्ट है। अब देखते हैं कि निश्चित वस्तु क्या है, निश्चित व्यक्ति क्या है, किस चीज़ का बोध करा रहे हैं। वह अच्छा लड़का है, इसमें लड़के का ज्ञान कराया जा रहा है कि निश्चित ही वह अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर हम कहते क्या वह अच्छा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं डाउट था, क्या वो अच्छा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, और ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वाक्य चला जाता। लेकिन यहाँ अच्छा लड़का है वह, तो जो वह है ये सर्वनाम है और इस वह से ये हमें प्रदर्शित हो रहा है कि निश्चित रूप से ही वह अच्छा है, तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। इसकी जगह और भी कुछ हो सकता था, वह गंदी लड़की है, वह लंबी लड़की है, वह गोरा लड़का है, यानी कि जो भी वाक्य है या जो भी वाक्य होगा उसमें कहीं भी संदेह नहीं होगा कि वह ऐसा है या नहीं है, बल्कि उसमें जो भी सर्वनाम शब्द दिया होगा शुरू में उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि चीज़ या व्यक्ति या वस्तु बिल्कुल निश्चित रूप से सही है अथवा गलत है। जो भी वाक्य दिया है उसके अनुसार निश्चितता का जब हमें बोध होता है तो वो आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। लास्ट इसका प्रकार, अंतिम प्रकार, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वो निश्चयवाचक था, उसमें निश्चितता का बोध होगा और अनिश्चयवाचक में अनिश्चितता का बोध होगा। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो या जिनसे किसी अनिश्चित वस्तु का बोध हो, एक ही बात है। इसको हम दोनों तरह से कह सकते हैं। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु का बोध ना हो या वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी अनिश्चित वस्तु का बोध हो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई वहाँ खड़ा था। इस वाक्य में कोई, जो कोई शब्द है उससे हमें ये पता नहीं चल रहा है कि कौन खड़ा है। राम है, श्याम है, सीता है, नीलम है, गीता है, कौन खड़ा है ये नहीं पता, लेकिन यहाँ ये पता है कि वहाँ कोई खड़ा था। अब चूंकि जो कोई शब्द है वो हमें निश्चित व्यक्ति के बारे में नहीं बता रहा है। खड़ा है ये तो निश्चित है, लेकिन कौन खड़ा है? अगर हम यहाँ कहते श्याम वहाँ खड़ा था या रेणु वहाँ खड़ी थी तब तो ये निश्चित हो जाता, लेकिन यहाँ क्या शब्द है, क्या सर्वनाम शब्द है? कोई। तो कोई चूंकि अनिश्चित है, कोई भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, कोई आदमी भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, भीड़ का समूह भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए जो कोई शब्द है चूंकि अनिश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, कुछ मुझे भी दे दो। कितना दे दो? क्या आपने उसकी मात्रा बताई? क्या आपने उसकी संख्या बताई? नहीं। कुछ दे दो मतलब जितना आपको लगे, थोड़ा सा, कुछ भी दे दो, कितना भी दे दो, कुछ मुझे भी दे दो। अब कुछ की जो संख्या है, कुछ की जो माप तोल है,
कुछ का जो सामर्थ्य है वो निश्चित नहीं है, कितना भी हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, उसकी संख्या या मात्रा कुछ भी निश्चित नहीं है। इसलिए ये कुछ शब्द हमें किस चीज़ का बोध करा रहा है, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। इसलिए ये भी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों एक बार इसको फिर से देख लेते हैं कि इस तरह से सर्वनाम के कितने भेद हुए। अगर सर्वनाम की संख्या की बात हम करते हैं तो सर्वनामों की संख्या कितनी हुई। प्रश्न अगर आता है कि सर्वनामों की संख्या कितनी है, तो सर्वनाम की संख्या 11 है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। उनके नाम है मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन और क्या। अगर प्रश्न आता है आपका कि सर्वनाम के भेद कितने हैं, सर्वनाम के भेद की बात होती है तो सर्वनाम के कितने भेद हैं, आंसर होगा 6। क्लियर। अब सर्वनाम के 6 भेद हैं, उन भेदों के नाम क्या क्या हैं। पहला है आपका पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके भी हमने 3 प्रकार बताए। कौन कौन से। उत्तम पुरुषवाचक, सेकंड आपका मध्यम पुरुषवाचक, और थर्ड आपका अन्य पुरुषवाचक। ये किसके भेद हुए आपके, पुरुषवाचक सर्वनाम के। उत्तम पुरुष का प्रयोग किसके लिए होता है, स्वयं के लिए। मध्यम पुरुष का प्रयोग ये वक्ता के लिए हो गया, ये श्रोता के लिए हो गया, और ये किसी अन्य के लिए। इस तरह से ये इसमें इसी प्रकार के शब्द आप देखेंगे। जो वक्ता के लिए होगा वो होगा मैं और हम आदि। श्रोता के लिए शब्दों का प्रयोग होगा तू, तुम, आप, है ना। और जो थर्ड है, थर्ड पर्सन या अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके लिए वह, वे, उसके, उन्होंने, इस प्रकार के शब्द आपके इन तीनों के अंतर्गत आएंगे। तो ये हुए आपके पहला जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके प्रकार। दूसरा आपका है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज शब्द का अर्थ है स्वयं के लिए, अपने लिए। तीसरा है प्रश्नवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वो आपके प्रश्नवाचक कहलाते हैं। फोर्थ है आपका संबंधवाचक। जो सर्वनाम शब्द वाक्य का एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध स्थापित करते हैं वो आपके संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। फिफ्थ है निश्चयवाचक। निश्चयवाचक यानी कि निश्चय शब्द से आपको पता चल रहा है कि जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा हमें निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम। और लास्ट है आपका अनिश्चयवाचक। इसमें भी अनिश्चय शब्द से आपको पहचान आनी होना चाहिए कि जिन सर्वनाम शब्दों से हमें किसी व्यक्ति या किसी वस्तु की अनिश्चितता का बोध होता है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सर्वनामों की संख्या समझ में आ गई होगी। सर्वनाम की संख्या कितनी है, कितने भेद हैं, भेद के नाम कौन कौन से हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इन सभी के बारे में डिटेल से मालूम होना चाहिए कि सर्वनाम के भेद हैं तो किस भेद के अंतर्गत क्या परिभाषा होगी, कौन कौन से उसके शब्द होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको सर्वनाम के भेद आसानी से बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझसे
किसी भी प्रकार से मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी श्रृंखला के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।